कई मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, सरदार जी आप तो जातकाचार्य हैं, बुद्ध की प्रबंधन के माहिर हैं। आप ये दावा करते हैं कि संसार की कोई भी समस्या हो उसका हल जातक कथाओं में दिया हुआ है। बोधिसत्व ने, जो भगवान बुद्ध का एक रूप है, उसने समाधान दिया हुआ है सम्यक प्रबंधन के रूप में। तब क्यों नहीं कुछ करते हैं? आपके इतने सिख किसान भाई वहाँ बॉर्डर पर सर्दी में मर रहे हैं और सरकार है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी डेडलॉक को, ऐसे स्टेलमेट को आप क्यों नहीं जातकीय प्रबंधन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? कई मित्रों ने, जिन्होंने मेरी किताब पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट पढ़ी है, वो पूछते हैं कि आपने जो ये समर्पण वाले पृष्ठ पर लिखा है, ये खुदकुशी के शिकार बने भारत के उन किसानों को जो जानते बुद्ध की प्रबंधन तो न करते, इसका क्या अर्थ है? तो आज खुलासे में इसी की बात करता हूँ। बुद्ध के प्रबंधकीय कौशल में हम पाते हैं कि वे समस्या के मूल में जाते हैं। ऊपर से समस्या का रूप दूसरा हो सकता है, गहराई में जाने पर मिलेगा कि वही राग और द्वेष ही हैं। जातक ग्रंथ में ऐसी 50 उदाहरण कथाएं हैं। इसलिए यह दावा किया जाता है कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान बुद्ध की प्रबंधन में न हो। और जहाँ तक बात है किसानों की समस्या की, अभी जिसकी चर्चा आपने की, तो ये किसानों की समस्या गहराई में जाने पर भाषा की समस्या लगती है। ये ठीक है, मैं किसान नहीं हूँ, पर किसानों पर क्या बीतती है यह तो महसूस कर ही सकता हूँ। स्कूल के दिनों में प्रेमचंद की कहानियों, उपन्यासों से भारत के किसानों के दर्द का परिचय, उनके शोषण का इतिहास और नील की खेती वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता रहा। स्वतंत्र भारत में भी हरित क्रांति और उसकी आड़ में किसानों का खून चूसने वाली कर्ज ब्याज की कंपनियों की कहानियां अखबारों में छपती रहीं। किसानों की खुशहाली का नारा एक तरफ और उनकी आत्महत्याओं की दास्तानें दूसरी तरफ, यह तो साफ साफ बता रही थी कि सम्यक प्रबंधन नहीं हो रहा। एफसीआई के गोदामों में इतना अनाज सड़ गया कि खबरें एक तरफ, और फलां सरकारी अधिकारी इतने करोड़ रुपए का गबन करते पकड़ा गया कि खबर दूसरी तरफ। तो यह तो साफ साफ बता रही थी कि सम्यक प्रबंधन नहीं हो रहा। किसान अंदर ही अंदर घुट रहा था अपने मन की बात कहने को, पर किसी निस्वार्थी नेता के अभाव में अपनी बात संसद तक पहुंचा नहीं पा रहा था। किसान की अपनी भाषा होती है और कहने की अपनी शैली होती है, जो देश की अफसरशाही और न्यायपालिका की समझ के बाहर होती है। इसलिए एक कम्युनिकेशन गैप बनता है और बनता चला जाता है। बहुत पहले एक कहानी सुनी थी, शायद अंग्रेजी काल की ही बात होगी। कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजी पढ़ गया था शहर जाकर, और जब अपने गांव लौट रहा था बहुत सालों बाद, तो रास्ता भटक गया और बेतरह प्यास उसको लगी हुई थी, और इधर वीरान बंजर में कुछ दिखे ही नहीं। अधमरा होकर कहीं गिर पड़ा और दिन डूबने को था। सौभाग्य से कुछ देहाती उधर से निकले, उसे उठाया और होश में आते ही स्फुट स्वर उसके निकले, वाटर वाटर। अब पढ़ा अंग्रेजी था, बात देहातियों से कर रहा था और अपने शब्द याद न रहे। विपत्ति में जैसे कर्ण को मंत्र भूल गया था, ये भी भूल गया। अब वाटर वाटर करता, दम तोड़ गया। तो इसे क्या कहा जाए? भाषा की समस्या ही है ना।
वरना कृषि मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब एक किनारे से रटे जा रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल कहे जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं। सारा देश स्वागत कर रहा है कि पंजाब से थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। विश्वास करो, विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसानों के हित में ना हो, सब बढ़िया है। तीनों कानून एक से एक बढ़कर हैं, आमदनी कई गुना बढ़ा देंगे। अरे पर जो लिखा गया है वह अंग्रेजी में है, वह ऐसा नहीं है, वह उसकी भाषा कानूनी है जिसमें वकील अपनी दुकान चलाता है और किसान की भाषा में है नहीं तो अन्नदाता जान पर खेलकर जमीन बचाने को मजबूर न होता। उसके अनुभव इस भाषा के बहुत बुरे हैं और वो देख रहा है कि कहते कुछ है करते कुछ है। तो ये भाषा की समस्या नहीं है। इतने सालों से हम लोग अपनी भाषा नहीं कर पाए, उसको उस भाषा में, किसान की जो भाषा उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आप कहेंगे चावला जी आप तो कवि कहानीकार हैं, इसलिए हर जगह आपको भाषा की समस्या दिख रही है और प्रबंधन की समस्या नजर आती है। सवाल हो सकता है, पर बुद्ध के सामने भी ये समस्या आई थी, मुझे इसलिए इसे भाषा की समस्या कहना पड़ रहा है। उनके सारे सूत्र जो है वाचिक परंपरा से भिक्षु याद कर लेते थे। अब कई शिष्य उनके बड़े ब्राह्मण से बड़े विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने कहा कि आप सूत्रों को संस्कृत में दे देंगे, बहुत सुंदर, कई क्या बढ़िया। उनसे आज्ञा मांगी कि आपके वचन संस्कृत में कर देते, उन्होंने आप मना कर दिया कि भाई जिस भाषा में आम आदमी, गरीब, अनपढ़, किसान, मजदूर बात करता है उसी में इन्हें रहना चाहिए। मैं भी उसी में ही धर्म देशना दूंगा और आगे भी धम्म जहां जहां पहुंचा है वहां जन साधारण की बोली में ही गया। यही बुद्ध की इच्छा थी। अब भाषा की समस्या को उन्होंने पहले दिन से पकड़ लिया था और हम आज़ादी के 75 साल पूरे करने वाले हैं, अब तक किसान की जुबान में नहीं बता पा रहे कि हमारे मन की बात क्या है। बार बार विश्वास दिलाना पड़ रहा है, मानो कुछ ऐसा बेचा जा रहा है जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध है। किसानों ने यही देखा है कि जो बहुत ज़्यादा वो विश्वास करो करता है, इसका मतलब कुछ 2 नंबरी है और वो पता ही नहीं कि दयालुता दिखाने के चक्कर में उसकी जान ही ना चली जाए। जैसे कि एक कहानी आपको सुनाता हूँ, वो आपने भी सुनी होगी, बुढ़िया उस बाज के बच्चे के साथ जो की थी। वो क्या थी कि एक बुढ़िया की फूस की छत में बाज के पंजे बुरी तरह फंस गए। जब वह छत पर चुगते चूजे पर झपटा था, अब लगा फड़फड़ाने रोने, तो बुढ़िया को बड़ा तरस आया। उसने पकड़कर पंजे छुड़ाए, उसके नाखूनों को देखकर बहुत दया उपजी कि बेचारे के नख इतने बढ़ गए हैं। करुणा से भरकर उसने सारे नाखून काट दिए कि बेचारा आगे कभी ऐसी मुसीबत में ना फंसे। अब सोचिए कि कितनी महंगी पड़ी ये दयालुता। और ऐसी कई जातक कथाएं मिलती हैं जिसमें कृपालु मूर्ख मित्र हितैषी जो है वो भयानक विनाश का कारण बनता है। पाली की गाथा है जो मकस जातक में है, सेयो अमित्तो मतिया उपेतो न त्वेव मित्तो मति विपहीनो। अर्थात बुद्धिमान शत्रु या अमित्र भी अच्छा है, मूर्ख मित्र अच्छा नहीं। और रोहिणी जातक में भी इसी तरह गाथा है, सेयो अमित्तो मेधावी यंचे बालानुकंप को, यानी मूर्ख कृपालु मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु जो है वो अच्छा है। किसानों की इसी समस्या को मान लीजिए आप लें तो पाते हैं कि किसानों में भय
अंबानी, अडानी तथा अन्य कॉरपोरेट हाउसेस का है, क्योंकि पूंजी के काम करने का अपना ढंग होता है। उसका उद्देश्य होता है मुनाफा और मुनाफा। उसकी प्राथमिकता मनुष्यता, पर्यावरण, करुणा, न्याय ये सब नहीं होती। अब कोई कहे पूंजी ना अंडे देती है ना बच्चे, तो उसमें वृद्धि कैसे होती है? तो यह मनुष्य की बुद्धि, सबकी सामूहिक मेहनत, दक्षता, भागीदारी होती है, जिससे सबका साथ, सबका विकास संभव हो पाता है। इसलिए बुद्ध इसके खिलाफ नहीं है, वे इसमें सम्यक की बात करते हैं। ऐसा विकास जो किसी भी क्षेत्र में विनाश को जन्म देता है नहीं होना चाहिए। पूंजीपति लोभ का शिकार हो जाता है। अब लोभ पूंजी का विकार नहीं है, पूंजीपति का विकार है। इससे उत्पादन की कारण शक्तियों में असंतुलन पैदा होता है और सम्यक बिंदु का अतिक्रमण हो जाता है। ये बात आप महावाणी जातक में पढ़ें तो बुद्ध ने एक उदाहरण कथा द्वारा समझाई है। बहुत सारे व्यापारी हैं, वो किसी गुलर वृक्ष को पाते हैं जिसकी शाखा से बहुत कुछ उन्हें प्राप्त होता है, तो वो लालचवश उसके जड़ को ही काटना शुरू कर देते हैं। गाथा इस प्रकार है, यस रुखस छायाय निसीदेय सेयेय वा ना तस साखम भंजेय मित्त दुबको ही पाप को। जिस वृक्ष की छाया में बैठ या लेटे उसकी शाखा न तोड़े, क्योंकि मित्र द्रोह पाप है। अच्छा, अब होता क्या है कि मुसीबत और बढ़ जाती है जब पूंजी में होड़ लग जाती है। भारतीय पूंजी बनाम विदेशी पूंजी, तो इससे एक मृग तृष्णा जन्म लेती है। लगता है आगे पानी ही पानी है, यानी सुख ही सुख है, बहुत रोजगार ही रोजगार है, परंतु होता है मरुस्थल, प्यास ही प्यास, यानी दुख ही दुख। तो ऐसा आभास ही दुख का कारण बनता है। सबका आभास भी अपना अलग अलग होता है। जैसा कि हमें किंसुकोपम जातक में एक उदाहरण देकर समझाया गया कि एक ही वृक्ष है जिसे 4 व्यक्तियों ने अलग अलग समय देखा और इसलिए चारों का मत उसके बारे भिन्न भिन्न है। यह परसेप्शन की भिन्नता है। चीज तो एक ही है। नया कृषि कानून, काला है कि सुनहरा, ये अपना अपना आग्रह है। मंत्रिमंडल उसे जिस नजर से देख रहा है, किसान को वो कहां से प्राप्त होगा? वो बेचारा खेत में मेहनत पसीने की कमाई पर बसर करने वाला विदेशी किसानों की संपन्नता के लोभ में बर्बाद नहीं होना चाहता। उसके अनुभव ने यही सिखाया है। क्योंकि किसी किसान को लगता है कि यह कानून उसे राजा बना देगा, क्योंकि मशीनें आएंगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी तो मुनाफा बढ़ेगा। परंतु बुद्धकीय प्रबंधन कहता है कि दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो हिंसा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, मशीनों का विरोध करते थे। बुद्ध की अहिंसा का मर्म वह समझते थे, इसलिए ग्राम स्वराज की वकालत करते थे। उसको अपनाकर ही आत्मनिर्भरता आएगी। ऐसा नहीं कि भारतीय पूंजीपति अत्याचारी है। उनमें कई उदार और दान पुण्य करने वाले बहुत धार्मिक भी हैं, वे बुद्ध की बातों पर ही चलते हैं। परंतु पूंजी का अपना स्वभाव है, वो है संग्रह। वो स्वभाव त्याग का नहीं है। गांधी जी इसलिए ही कहा करते थे कि मैं पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि उनमें परिवर्तन लाने के लिए हिंसा के खिलाफ हूं। पूंजी के तंत्र में, पूंजी की व्यवस्था में, उसके प्रबंधन में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू हो, वे हमेशा यही चाहते थे। अगर किसान भी इस तरह के अनुबंध में शामिल हो जाए कि भाई निजी संपत्ति किसी अंबानी, अडानी, कंपनी बहादुर की नहीं, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति है, पूंजीपति तो ट्रस्टी मात्र है, वो उसकी भली प्रकार देखरेख करने के लिए अपना तय पारिश्रमिक ले रहा है, उसकी सारी जायदाद में समस्त हितधारकों का हिस्सा है, तब किसान को समझ हो सकता है लग जाए कि उसको खतरा नहीं, क्योंकि अंत में होने वाले मुनाफे में से उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर ट्रस्टीशिप नहीं है और सारी पूंजी को चंद घरानों द्वारा हड़प लिया जाएगा,
तो सम्यक यही होगा कि इस विनाश पथ पर राष्ट्र कदम ही न रखे। गांधी जी के ग्राम स्वराज को साकार कर धीरे धीरे सही, परंतु बिना किसी खतरे और असंतोष के किसान की आय दुगनी कर दे। 2 साल समय ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, पर किसान खुश होगा।